10th क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक चैप्टर है, इसको आपने सबसे पहले 8th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो 10th क्लास में ये चैप्टर है वही सेम टू सेम है जो हमने पहले किया था। हाँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आएंगी तो एक एक करके उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक टेबल फॉर्म में समझते हैं कि कुछ मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इनके बेसिस पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो कि मेटल होते क्या है और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने को इनके डिफरेंसेस देखने हैं। सबसे पहला इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने पास, उसमें अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या होगी इनकी। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। तो मेटल की जो डेफिनेशन बनाई गई वो बनाई गई विच लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा उसको आप क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ठीक है, 9th क्लास में सीखे हैं आपने 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर सीखे हैं। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। अपने पास थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये हमने 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। अगर आप इसकी बात करो, ये तो हमें पता है गैसेस नेचर में है। हाइड्रोजन, हीलियम को छोड़ देते हैं, उसके बाद की बात करते हैं। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,1 होता था, लास्ट शेल में 1 है, होने 8 चाहिए तो 1 छोड़ देगा। उसी तरह से 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। ठीक, अब इसके लास्ट शेल में 3 है, होने 8 चाहिए तो ये 3 छोड़ देगा। इसके लास्ट शेल में 5 है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए, तो ये 3 गेन कर लेगा। तो लूज़ करने वाले यानी जिनके लास्ट शेल में 4 से कम है वो क्या होंगे? मेटल होंगे। ठीक है, तो मेटल की डेफिनेशन क्या आई? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। और नॉन मेटल की डेफिनेशन इसकी उल्टी हो जाएगी, दैट इज विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे वो क्या होंगे? मेटल, और जो गेन कर ले वो नॉन मेटल। एग्जांपल अपने पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फिर यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे अपने पास क्या है? मेटल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात आती है कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस है। सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो मेटल की बात करते हैं तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, और नॉन मेटल क्या होंगे? सॉलिड और गैस दोनों हो सकते हैं। दीज आर जनरली सॉलिड और गैस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब स्पेशल केस, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी है अपने पास Hg जो कि लिक्विड होता है, और इसके अंदर एक्सेप्शन है ब्रोमीन जो कि लिक्विड होता है। पेपर में एक्सेप्शन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा मेटल है जो लिक्विड है, तो आपका आंसर मरकरी होना चाहिए। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, तो ब्रोमीन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो मेटल क्या होंगे? मेटल हार्ड होंगे और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, जैसे केक काटते हो उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन है। इसके अंदर अपने पास एक्सेप्शन क्या आएगा नॉन मेटल के अंदर? एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है। सारे के सारे मेटल एक तरफ, डायमंड एक तरफ, फिर भी डायमंड की हार्डनेस ज़्यादा निकलेगी। तो ये इनका हार्डनेस, सॉफ्टनेस आ गया। उसके बाद अपने पास आता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता था? शीट मेकिंग। ठीक है, जिसको पीट पीट के शीट बना सकते हैं। ठीक, पतरे बना लेते हैं जो मेटल्स के हम। तो मेटल आर मेलेबल, दीज आर मेलेबल एंड दीज आर नॉट। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या आ जाएगा? मरकरी, क्योंकि वो तो लिक्विड है। लिक्विड पे थोड़ा मारोगे तो क्या होगा?
छींटे उड़ेंगे, शीट तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपने पास डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता था? वायर। तो मेटल में क्या आएगा? यस, नॉन मेटल्स की वायर हम नहीं बना सकते, ठीक है। ये अपने को इसका ध्यान रखना है। एक इसमें आता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी जगह लेगी। जैसे अपने पास एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 2 बाल्टियां हैं, एक के अंदर मैंने लोहा डाल दिया, एक के अंदर पानी डाल दिया, तो ज़्यादा भारी कौन होगी? तो आंसर है लोहे वाली बाल्टी ज़्यादा भारी होगी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो, ठीक है। एक इसमें आता है फिर अपने पास, और इसमें क्या बच गया? एक इसमें आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कैसा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें क्या आएगा? दे आर गुड कंडक्टर एंड दीज आर बैड कंडक्टर। ये इसका मतलब है जो अलो करेगा, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर एक्सेप्शन आता है लेड, पीबी। लेड जो है वो बैड कंडक्टर होता है। और इसके अंदर एक्सेप्शन आएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कार्बन से बनता है, इसके बारे में डिटेल में अपने चैप्टर नंबर 4 में आएगा। तो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये है अपने पास मेटल और नॉन मेटल में कुछ डिफरेंस। तो अपने पास लगभग सारे डिफरेंस आ चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई याद आ रहा है तो यू कैन इजीली कैटेगराइज देम, ठीक है। तो एक बार हम इसको फटाफट से देखते हैं अपने पास क्या क्या थे। एक इसमें आता है लस्चर। लस्चर होता है चमक, शाइन, ठीक है। तो मेटल के पास लस्चर होती है, मेटल के पास लस्चर है और इसके पास नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्ट लेड। लेड ज़्यादा चमकता नहीं है और इसके अंदर एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड सबसे ज़्यादा शाइनी है, ठीक। तो ये है अपने पास इसके कुछ डिफरेंसेस। एक इसमें पॉइंट बचा है वो है सोनोरिटी, ठीक है। जैसे अपने मंदिर में घंटा बजाते हैं तो टन की आवाज़ आती है, ठीक है। मोस्टली जो बाहर वाले दरवाजे होते हैं वो मेटल के होते हैं, सेफ्टी भी है, लेकिन उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर कोई ऐसे नॉक करे तो अंदर तक आवाज़ आ जाए, ठीक है। तो मेटल्स सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते, ठीक है। तो आपके सामने ये है मेटल्स और नॉन मेटल में डिफरेंसेस, एक बार इनको नोट कर लो। अगला टॉपिक है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल के अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसकी अलग अलग रिएक्शंस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन अपने पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या होगा अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे? तो अपने पास क्या है, अगर हमारे पास मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड, और इसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर हम मेटल को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो अपने को क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड। कोई भी एग्जांपल उठा लो, मान लो सोडियम को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो Na2O, ठीक है। मैग्नीशियम को करवा दिया MgO, एल्यूमिनियम को करवा दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं सिवाय 2 के। तो हमारे पास एल्यूमिनियम एंड जिंक, दीज आर 2 metals which form एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक भी हो एंड बेसिक भी हो, यानी कि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी। देखो मोस्टली मेटल क्या करते हैं, ज़्यादातर मेटल क्या करेंगे? मेटल ऑक्साइड बेसिक बनाएंगे। बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो मेटल के सारे ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करते हैं? लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक 2 ऐसे मेटल हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के सारे मेटल ऑक्साइड सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसके रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में भी की थी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, साथ में वाटर बन जाएगा।
तो ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। अगर मैं कोई और मेटल लेता हूँ, मान लो कि मैंने Mg उठाया, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है अपने पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास इस तरह से मेटल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसमें आता है अपने पास मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवा दे तो रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो ये वाली रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको उल्टा रिएक्शन को पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, कि एसिड के अंदर मेटल डालेंगे तो क्या होगा। अब इसमें क्या है, मेटल को एसिड के अंदर डालेंगे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तो ये क्या है अपने पास, अगर हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा मेटल का सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पोप साउंड टेस्ट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को ऐसे अंगूठा लगा के टेस्ट ट्यूब के ऊपर इकट्ठा करेंगे और जैसे उसको माचिस की तीली उसके पास लेकर आएंगे तो पोप साउंड के साथ वो जल जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं आप इसमें। मान लो कि हमने डाल दिया जिंक को डाल दिया एसिड में, HCl में, तो क्या बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ZnCl2 + H2। उसी तरह से मान लेते हैं एल्यूमिनियम को डाल दिया हमने H2SO4, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस करेगा, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। क्या होगा अगर हम मेटल को पानी में मिला दे तो। ठीक है, तो हमारे पास मेटल को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, एक उससे कम और एक उससे कम और एक सबसे कम। सबसे कम वाले की जरूरत ही नहीं अपने को। तो अपने पास इसमें क्या है कि इसी तरह से हम इसको भी 3 कैटेगरीज में डाल देते हैं। सबसे पहले जो बहुत हाई रिएक्टिव है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम 2 मेटल है अपने पास। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इसमें थोड़े से कम रिएक्टिव, उसको आप बोलेंगे मॉडरेट। इसके अंदर हम नाम लेते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का। ठीक है, और सबसे नीचे आप लेते हैं थोड़े से लो रिएक्टिव और इसके अंदर अपने पास नाम आएगा एल्यूमिनियम एंड आयरन का। ठीक है, और एक आएंगे इसमें जो वेरी लो रिएक्टिव हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो इस तरह से आप इसकी कैटेगरी बना देते हैं। अब जो हाई रिएक्टिव है ना, वो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाएंगे, इनको गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बनेगा अपने पास मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हमारे पास मॉडरेट है तो इनको चाहिए गर्म पानी, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। और इसमें अपने को मिलता है सेम मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर ये बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव है तो इनको चाहे गर्म पानी डालो चाहे ठंडा पानी डालो, रिएक्शन करते ही नहीं, इनको चाहिए स्टीम। ठीक है, वाटर की स्टीम चाहिए, तो ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। और जो बिल्कुल ही लो रिएक्टिव है उनको चाहे कुछ भी कर लो, ये रिएक्शन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये है इनकी खास बात कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ठंडे पानी के साथ तो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं तो उनको गर्म पानी चाहिएगा, और बहुत ही कम रिएक्टिव है तो स्टीम चाहिएगी। तो सबके एग्जांपल देख लेते हैं। अब अपने पास है सबसे पहले सोडियम प्लस वाटर, ठंडे पानी में रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि सोडियम हाई रिएक्टिव है, NaOH। उसी तरह से मॉडरेट है कैल्शियम। अगर मैं कहता हूँ कैल्शियम प्लस वाटर, यहाँ पे आपने कर दिया कोल्ड वाटर, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर ठंडे की जगह डाल देते हैं गर्म पानी, तो अपने को क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसमें बात करते हैं आयरन की, अगर हम आयरन के साथ कोल्ड वाटर डालेंगे तो नो रिएक्शन, हॉट वाटर में भी नो रिएक्शन, लेकिन अगर स्टीम होगी तो हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है इसकी रिएक्शन। इस तरह से मेटल्स अपने पास वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज़ को नोट कर लेना ध्यान से। सबके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें
हाइड्रोजन गैस रिलीज, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो आयरन वाला जो रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पेपर में कई बार आ चुका है, इसको एक बार ध्यान रखना। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर व्हेन दे रिएक्ट, वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। तो जैसे ही हम पानी के ऊपर डालते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के एलिमेंट्स को, मेटल को, तो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं रिएक्शन शुरू होते ही। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम रिएक्टिव तो है लेकिन थोड़े हल्के भी हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब वो पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। वो हाइड्रोजन गैस हमने ऑब्जर्व किया कि कैल्शियम की सरफेस के ऊपर चिपक जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसको पानी में डूबने नहीं देती। तो इसका ये आपके एनसीईआरटी में एक अच्छा सा रीज़न लिखा हुआ है, एक बार उसकी रीडिंग जरूर ले लेना, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि मेटल जो है HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकालते? तो इसमें है कि वाई मेटल्स प्लस HNO3 हाइड्रोजन गैस डू नॉट रिलीज, कि हाइड्रोजन गैस पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्यों नहीं निकालते? तो इसका रीज़न है कि जो HNO3 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते थे? जो ऑक्सीडेशन करते थे, और ये छोटा मोटा नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला है। तो जैसे ही हाइड्रोजन निकली उसने हाइड्रोजन का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया, हाथों हाथ हाइड्रोजन का पानी बन गया, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस रिएक्शन इज, ठीक है। तो इन तीनों को एक बार ध्यान से नोट कर लेना। अभी आपके सामने एक टेबल है, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मेटल और नॉन मेटल के कुछ डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है अपने पास ऑक्साइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। जैसे अपने पास क्या है, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे क्या हैं? एसिडिक हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था एसिड रेन के अंदर, एसिड रेन होने की वजह से होती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का उसका बिहेवियर कैसा रहता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। तो मेटल्स लूज करते हैं, कैटायन बनाएंगे, दैट इज पॉजिटिव आयन। उसी तरह से नॉन मेटल जो है एनायन बनाते हैं, दैट इज नेगेटिव आयन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अच्छा, जब हम केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, केमिकली रिएक्शन करवाते हैं मेटल और एसिड की, तो एसिड क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, लेकिन नॉन मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर एसिड वर्ड नहीं आएगा, आप इसके क्या करो, डाइल्यूट एसिड, क्योंकि कंसनट्रेटेड एसिड और थोड़ा सा गर्म करने पे नॉन मेटल भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे मेटल, और नॉन मेटल तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नेचर ऑफ कंपाउंड। तो मेटल जो कंपाउंड बनाएगा वो आयनिक होता है। आयनिक का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके जो उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे कि अपने पास मान लेते हैं कि अपने पास मेटल है सोडियम, तो सोडियम Na+ बनाएगा, ठीक है। एक है क्लोरीन, क्लोरीन क्या बनाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल में अभी करेंगे हम थोड़ी देर में, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं डिस्कस अच्छे से, ठीक है। नेचर इसका क्या होता है मेटल का? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है या फिर गेन करता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में चैप्टर नंबर 4 में है डिटेल में, तो उसके अंदर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इसको यहाँ तक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।